तो आज हम जानेंगे मॉडर्न चाइना की राइज और मिडिल किंगडम कॉम्प्लेक्स के बारे में। चाइना दुनिया की 4 एंशिएंट एडवांस सिविलाइजेशन में से एक था और कई सेंचुरी तक तो वो दुनिया की मोस्ट एडवांस और कल्चरल रिचेस्ट सिविलाइजेशन भी रहा था। सारे हिस्टोरियन के मुताबिक 18वीं सेंचुरी से पहले तक चाइना बाकी दुनिया से अलग रहा था। इसका सबसे बड़ा कारण चाइना की ज्योग्राफी है। चाइना साउथ वेस्ट में हिमालय, नॉर्थ में गोबी डिजर्ट और ईस्ट में पैसिफिक ओशन में घिरा हुआ है। चाइना की इस तरह की ज्योग्राफी लोकेशन की वजह से कभी भी विदेशी हमलावर चाइना के ऊपर अटैक नहीं कर पाते थे। लेकिन चाइना की इस तरह की ज्योग्राफिक लोकेशन की वजह से बाहर की एडवांस डिस्कवरी, इन्वेंशन, मेडिसिन और साइंटिफिक आइडिया भी चाइना के अंदर नहीं आ पाती थी, जिसकी वजह से चाइना की कल्चर एक आइसोलेशन में डेवलप हुआ। चाइना में दुनिया के बाकी कल्चर से डिफरेंट कल्चर डेवलप हुई, जैसे कि चाइना की काफी अलग तरह की राइटिंग, ब्रोंज आर्ट, ताओनिज्म और कन्फ्यूनिज्म जैसे यूनिक कल्चर चाइना पे डेवलप हुई। तो चाइना की इन्फ्लुएंस कई एंशिएंट कल्चर में भी देखा गया है, जैसे 3000 साल पुरानी चाइनीज सिल्क प्राचीन इजिप्ट में भी पाया गया है। एंशिएंट चाइना दुनिया को कई सारे इन्वेंशन भी दिया है, जैसे पेपर, प्रिंटिंग प्रेस, कंपास, गन पाउडर और पेपर करेंसी चाइना ने ही दुनिया को दिया है। 16वीं सेंचुरी तक चाइना पूरे यूरोप को अपनी सिल्क, टी और मसाला काफी ज्यादा एक्सपोर्ट करता था। तो उस वक्त इंडिया और चाइना पूरी दुनिया की 65% जीडीपी कवर करते थे और एक समय पूरी दुनिया की 40% सिल्वर कॉइन चाइना की तरफ आते थे। तो इस जियोग्राफिक और कल्चरल आइसोलेशन की वजह से चाइना को हमेशा लग रहा था कि वो दुनिया की सेंटर में स्थित है या फिर दुनिया की मिडिल में स्थित है, इसलिए चाइना को मिडिल किंगडम कहा गया है। साथ ही चाइना की इन्फ्लुएंस दुनिया के कई कल्चर में की वजह से कई सारे वेस्टर्न राइटर मानते हैं कि चाइना खुद को सुपीरियर यानी अपने आप को राजा समझता है। तो इस तरह सेल्फ सेंटर्ड साइकोलॉजी यानी आत्मघमंड को मिडिल किंगडम कॉम्प्लेक्स कहा गया है। ये मिडिल किंगडम सिंड्रोम भी चाइना के कई सारे पॉपुलेशन में पाया जाता है। इस साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके चाइना अपने आप को दुनिया की सबसे बेहतर और सबसे बड़ा सुपीरियर इंटरनेशनल खिलाड़ी साबित करने में लगी हुई है। इस समय चाइना इसका सबसे बड़ा इस्तेमाल अपनी पॉलिटिकल फील्ड में करती है, जिसके जरिए चाइना अपने लोगों को अपने देश के प्रति प्रेम और देश के प्रति गर्व अनुभव करने के लिए इस्तेमाल करती है। दोस्तों, चाइना की इस मिडिल किंगडम सिंड्रोम चाइना के इतिहास में भी छुपा हुआ है। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के एक सीनियर एडवाइजर स्कॉट केनेडी के हिसाब से चाइना का मतलब ही मिडिल किंगडम होता है, क्योंकि चाइना की प्राचीन लिटरल और कल्चरल ट्रांसलेशन जुआंगो या फिर मिडिल किंगडम है। कल्चरल यदि हम देखते हैं तो चाइना अपने देश को जुआंगो ही बुलाता है। जुआंगो टर्म की ओरिजिन 6वीं सेंचुरी बीसी में जाओ डिनास्टी के द्वारा लिखी गई टेक्स्ट में है। जुंग का मतलब होती है सेंटर या कहे मिडिल और गो का मतलब होती है स्टेट या कहे देश। हजारों साल पहले जब चाइना कई सारे इंडिपेंडेंट स्टेट में डिवाइड था, तब मिडिल या सेंट्रल किंगडम उन स्टेट को कहा जाता था जो जियोग्राफिकली मेनलैंड चाइना में स्थित है, या कहे कि जो किंगडम येलो रिवर वैली में आते थे। येलो रिवर वैली चाइना के कल्चर में काफी सिग्निफिकेंट रोल निभाती है। येलो रिवर वैली चाइना के मिडिल में स्थित होने की वजह से उसकी चारों तरफ रहने वाले किंगडम सेंटर में स्थित किंगडम को टैक्स और रिस्पेक्ट देते थे। लेकिन मेडिएवल टाइम के पीरियड में ही जुआंगो शब्द का इस्तेमाल कम हो गया था, लेकिन इसके बदले कई सारे किंगडम के नाम पर ही चाइना को बुलाने लगे, जैसे सिंग डिनास्टी और मिंग डिनास्टी। बाद में चाइना जब यूनिफाइड एम्परर बना, तब मिडिल किंगडम वो रीजन था जहाँ चाइनीज एम्परर रहा करते थे। लेकिन 19वीं और 20वीं सेंचुरी के दौरान पूरे चाइना को ही मिडिल किंगडम बुलाया गया। इसका मेन मकसद था कि चाइना के लोगों के मन में यूनिटी और देश प्रेम पैदा करना था। दोस्तों, मिडिल किंगडम आइडिया मॉडर्न चाइना की ग्रोथ में भी एक मुख्य भूमिका निभाई है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमें चाइना की सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलेशन के दौरान देखने के लिए मिलता है। चाइना का मानना है कि फर्स्ट ओपियम वार और क्वीन डिनास्टी के फॉल के बाद चाइना लगभग 100 साल तक फॉरेन रूलर के द्वारा ह्यूमिलेशन में डूबा हुआ था। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने पर माओ ने सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलेशन को ही खत्म कर दिया। इसके बाद चाइना में ऐसे कई सारे बदलाव आए, जिससे चाइना अपनी ह्यूमिलेशन को पीछे छोड़ के एक पावरफुल स्टेट बनती जा रही है। कोरियन वार के बाद यूएन की फोर्स को बाहर करना, 1997 में हांगकांग, 1999 में मकाओ का रीयूनिफिकेशन और साथ ही 2008 की बीजिंग ओलंपिक होस्ट करना इस बात का सबूत है कि सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलेशन अब खत्म हो चुकी है। कुछ लोग कहते हैं कि ये ह्यूमिलेशन तब खत्म होगा जब ताइवान चाइना के साथ रीमर्ज होगा और साथ ही सेनकुक आइलैंड और इंडिया का अरुणाचल प्रदेश भी चाइना के साथ मर्ज होगा। ये मिडिल किंगडम सिंड्रोम चाइना के ग्रोथ के ऊपर भी एक भारी भरकम प्रभाव डालती है। माओ की टाइम पीरियड पर चाइना की इकोनॉमी बहुत ही खराब रही। इस तरह नेहरू की टाइम पीरियड पर
इंडिया में हुआ था। तो 50 और 60 के दशक के समय में कई सारे छोटे मोटे गरीब अफ्रीकन कंट्री 6 से 7% ग्रोथ कर रहे थे, लेकिन उस समय भारत सिर्फ 1 से 2% ही ग्रोथ कर रहा था। माओ ने ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी के तहत कई सारे प्राइवेट फार्मिंग कंपनियों को स्टेट कंट्रोल फार्मिंग सिस्टम कर दिए थे। माओ की टाइम पीरियड पर चाइना बहुत सारे डिजास्टर को सामना किया था, जैसे माओ की ग्रेट लीप फॉरवर्ड की वजह से मासिव फामाइन या कहीं की बड़े पैमाने पर अकाल पड़ा था। इसकी वजह से 4.5 करोड़ लोग भूखमरी से मर गए। माओ के बाद चाइना के ऊपर रूल किया डेंग जियोपिंग ने 1978 से लेकर 1979 तक डेंग ने फ्री मार्केट रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किए थे, जिसकी वजह से चाइना की इकोनॉमी वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ मर्ज हो गई। डेंग ने चाइना की इकोनॉमी को फॉरेन इन्वेस्टमेंट और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को ज्यादा प्रमोट करने की वजह से कुछ ही सालों में चाइना एक पावरफुल कंट्री के रूप में उभरा। 70 और 80 के दशक में वर्ल्ड बैंक ने चाइना की इकोनॉमी को दुनिया की फास्टेस्ट इकोनॉमी बताया था। उसके बाद चाइना ने अपने जीडीपी को हर 8 साल में डबल करने लगा। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से 2018 तक चाइना ने 80 करोड़ लोगों को गरीब से बाहर निकाला। इसी तरह की इकोनॉमिक रिफॉर्म की वजह से आज चाइना वर्ल्ड फैक्ट्री बन गई है। आज चाइना का इकोनॉमी 14.5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई है, जो कि लगभग इंडिया की इकोनॉमी से 5 गुना है। तो चाइना की राइज उसके बेहतरीन लीडरशिप की वजह से भी हुई है, लेकिन 60 और 70 के दशक में भारत की इकोनॉमी की फॉल महान पॉलिटिशियन की वजह से हुई है। वह सारे महान पॉलिटिशियन थे नेहरू, इंदिरा और राजीव गांधी। दोस्तों, माओ की लीडरशिप के बाद चाइना में लीडरशिप की काफी स्टेबिलिटी आ गई थी, जिसकी वजह से चाइना को लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट गोल को अचीव करना काफी आसान हो गया था। डेंग जियोपिंग ने 4 मॉडर्नाइजेशन आइडिया को 1978 में इंट्रोड्यूस किए थे। इसमें सबसे बड़ा भूमिका थी एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री, नेशनल डिफेंस को ज़्यादा महत्व दिया गया। डेंग जियोपिंग की उस वक्त मेन टारगेट थी कि चाइना को कैसे भी करके फिर से रिजरेक्शन करना या कहे फिर से शक्तिशाली बनाना। डेंग जियोपिंग ने अपने टाइम पीरियड के दौरान एक पावरफुल चाइना बनाने की नींव रखी थी। आज चाइना जितना भी एडवांस है, इसका सबसे बड़ा क्रेडिट डेंग जियोपिंग को ही जाता है। आज चाइना अपनी प्रेजेंस को दुनिया भर में एस्टेब्लिश करना चाहता है, जिसकी वजह से वेस्टर्न कंट्री बहुत ही ज़्यादा डरी हुई है। पिछले साल स्टार्ट हुई चाइना अमेरिकन ट्रेड वार भी चाइनीज डर के कारण शुरू हुई। इसी तरह के ट्रेड वार और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के कारण फिर से मिडिल किंगडम कॉम्प्लेक्स फिर से शुरू हो गई। लेकिन दोस्तों, क्या ये मिडिल किंगडम कॉम्प्लेक्स साइंटिफिकली सक्सेसफुल होगा? जॉन किंग फेयरबैंक को फादर ऑफ मॉडर्न चाइना स्टडी माना जाता है। उनके अनुसार एंशिएंट चाइना में चाइनीज एम्परर अपनी किंगडम को सेंटर ऑफ यूनिवर्स मानते थे, या कहे पूरी ब्रह्मांड का सेंटर मानते थे। को स्वर्ग की देवताओं ने रूल करते थे। ज्यादातर इस तरह की मिथक एंशिएंट और मेडियल टाइम पीरियड में पूरी दुनिया भर में देखने के लिए मिलता था। लेकिन स्कॉट कैनेडी कहते हैं कि भले ही चाइना की एग्रेशन आज बढ़ गई है, लेकिन मिडिल किंगडम सिंड्रोम की आइडिया पश्चिमी देशों का ही एक अपप्रचार है। स्कॉट कैनेडी चाइना के ऊपर लगाए गए मिडिल किंगडम सिंड्रोम के ऊपर ही उंगली उठाते हैं। उनके अनुसार एम्बिशन या के महत्वाकांक्षी होना इंसान की नेचर में ही है, और ऑलमोस्ट सभी देश खुद को पावरफुल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक ब्रिटिश जियोपॉलिटिक्स की एक प्रोफेसर एडमियन विल्किंसन के हिसाब से अगर चाइना खुद को सुपीरियर समझता है तो उसमें कोई भी अनोखी बात नहीं है। उनके अनुसार मॉडर्न वर्ल्ड में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो अपने आप को खुद की कल्चर, सोसाइटी और सिविलाइजेशन पर गर्व अनुभव करना एक बड़ी बात समझता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है 19वीं सेंचुरी में इंडिया में फ्रीडम के लिए स्ट्रगल शुरू हुई थी। तब मॉडर्न नेशनल लीडर ने भी इसी तरह की एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशन की महान कथा लोगों को सुनाते थे। इसी तरह की नेशनलिज्म आज भी देश में मौजूद है। अमेरिका भी इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। वहाँ के नागरिक अपने आप को रियल अमेरिकन कहते हैं, जबकि वो खुद ही कॉलोनाइजेशन के जरिए यूरोप से आकर अमेरिका में रहते हैं। स्कॉट कैनेडी के हिसाब से यह भी तो एक मिडिल किंगडम सिंड्रोम जैसा है। तो डोनाल्ड ट्रंप का मेक अमेरिका ग्रेट अगेन इसी मिडिल किंगडम सिंड्रोम का ही एक एग्जाम्पल है।